सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में ट्विटर के लाडोसराय के दफ्तर पहुंची है स्पेशल सेल की टीम। ये बड़ी खबर है, दिल्ली में ट्विटर के लाडोसराय के दफ्तर पहुंची है स्पेशल सेल की टीम। गुरुग्राम के ट्विटर दफ्तर में भी स्पेशल सेल की टीम पहुंची है। ट्विटर के दो दफ्तरों में पहुंची है स्पेशल सेल की टीम, पहुंचने वाली है। गुरुग्राम के ट्विटर के दफ्तर में भी स्पेशल सेल की टीम पहुंचने वाली है। एक साथ ट्विटर के 2 दफ्तर पर स्पेशल सेल की टीम जांच करने पहुंची। आप जानते हैं, इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई थी ट्विटर को। इस वक्त हमारे साथ नीरज गौड़, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, एक साथ 2 दफ्तर में ये मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया था, उसके पीछे की छानबीन की, आपके पास कुछ ग्राउंड्स होंगे टूल किट को लेकर, वही पूछ लें। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अमन, अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जो है 2 जगहों पर रेड करने के लिए पहुंची है, जिसमें एक लोकेशन जो है गुरुग्राम के अंदर जो ट्विटर का ऑफिस है वहां पर पहुंचने वाली है, और इसी के साथ में दिल्ली का जो लाडोसराय का ऑफिस है ठीक यहीं पर ही है, वहां पर पहुंची है पुलिस और पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार में जो मैनिपुलेटेड शब्द का इस्तेमाल किया था ट्विटर ने, वो आखिरकार किस बेस पे किया था, ये जानने के लिए, वो जो तथ्य हैं वो जानने के लिए पहुंची है स्पेशल सेल की टीम। अभी तकरीबन 15-20 मिनट से पहले यहाँ पर पहुंची है, अभी जानकारी जुटा रही है, जिसके बाद ही आगे की जानकारी जो है उनको मिल पाएगी कि आखिरकार क्या बेस था और क्या फैक्ट्स उनको लगे ट्विटर को कि आखिरकार उन्होंने मैनिपुलेटेड जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया था, संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया था उसके ऊपर। तो तमाम बातें हैं जिसको लेकर के स्पेशल सेल की टीम इस मामले की जांच कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि ट्विटर को इन्होंने एक नोटिस पूरा जी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। आप जानते हैं, सबसे पहले जी ने ही आपको बताया था, जी न्यूज ने, कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से ट्विटर इंडिया के एमडी को चिट्ठी लिखी गई थी और ये पूछा था कि टूल किट मामले में अगर आपके पास कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन है तो प्लीज साझा कीजिए। उन्होंने कहा था कि अमेरिका जाओ, लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि अब जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो ट्विटर के लाडोसराय के दफ्तर पहुंची है स्पेशल सेल की टीम, और गुरुग्राम के ट्विटर के दफ्तर में भी स्पेशल सेल की टीम पहुंचने वाली है। एक साथ ट्विटर के 2 दफ्तर पर स्पेशल सेल की टीम जांच करने पहुंच रही है। गुरुग्राम जो है वो जाने वाली है। ट्विटर टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ट्विटर के दफ्तर पहुंची है। आप जानते हैं, ट्विटर ने मीडिया लिख दिया था उस डॉक्यूमेंट को, तो क्या किस बेसिस पर लिखा था, अगर कुछ जानकारियां एक्स्ट्रा हैं ट्विटर के पास तो दिल्ली पुलिस वो लेना चाहती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है संबित पात्रा के खिलाफ, जेपी नड्डा के खिलाफ, और उसी जांच के सिलसिले में क्योंकि टूलकिट को लेकर जांच की जा रही है। अब टूलकिट असली है नकली है, क्योंकि ट्विटर ने बताया नकली है, तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वही लेने के लिए ट्विटर की जो टीम है। हमारे साथ इस वक्त नीरज गौड़ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, स्पेशल सेल की टीम में कितने लोग हैं, क्या कोई नोटिस भी दिया गया है? मैं आपको बताऊं कि नोटिस जो है आज सोमवार के दिन ही दिया गया था, और उसके बाद में अब उसकी जांच करने के लिए स्पेशल सेल की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची है, जिसमें एक लोकेशन जो है गुरुग्राम के अंदर जो कि ट्विटर का ऑफिस है वहां पर पहुंची है। उसके बाद में लाडोसराय में एक ट्विटर का ऑफिस है, वहां पर भी पुलिस पहुंची है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसमें कई पुलिस के अधिकारी हैं स्पेशल सेल के, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए माहिर होते हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया इसमें जांच करने के लिए, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो तथ्य हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार में किस बेस पर आपने जो है मैनिपुलेटेड इसको कहा था ट्वीट को। तो तमाम बातें हैं जिसको लेकर के स्पेशल सेल की टीम यहाँ पहुंची है, जो कि अंदर कर्मचारी हैं ट्विटर के जो वहां पर हेड करते हैं, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और उनसे बात कर रही है कि आखिरकार आपने क्यों कहा था, इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया था, क्या कौन से तथ्य हैं, या फिर किसी के दबाव में आकर के आपने ये लिखा है। तो अब ये मामला जो है बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास ये मामला जांच के लिए पहुंचा है। जी भाई, एक तरीके से ये देखा जाए तो अब तो ट्विटर फंस गया, ये तो फंस गया ट्विटर, क्योंकि ट्विटर की तरफ से मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा गया। सही लिखा गलत लिखा ट्विटर बता सकता है। अब ट्विटर को सहयोग करना चाहिए,
देश की जांच एजेंसियों से। अगर दिल्ली पुलिस कुछ जानना चाहती है, क्योंकि ट्विटर के पास अतिरिक्त जानकारी थी, तभी तो मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा था ना, तो बस वही जानने के लिए जो है दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। हालांकि ट्विटर सहयोग नहीं कर रहा, ये हमने आपको पहले भी बता दिया था। ये देखिए वो चिट्ठी रिजर्व स्क्रीन पर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लोधी कॉलोनी की तरफ से लिखी गई थी ट्विटर को कि आप बताइए अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त जानकारी है। हालांकि इसमें मैनिपुलेटेड मीडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन जानकारी मांगी गई थी, जिसका जवाब दिया था ट्विटर के एमडी ने कि आपने गलत एड्रेस पर चिट्ठी भेज दी है, आप अमेरिका जाइए। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर देश हित में। सवाल यह कि जब देश में रोजाना कोरोना संक्रमण की संख्या लाखों में है, ऐसे वक्त में महामारी से लड़ना जरूरी है या मोदी से लड़ाई? सोचिए ना, मतलब महामारी से लड़ाई या मोदी से लड़ाई, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? इस वक्त कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है या आंदोलन के जरिए कोरोना की चेन को मजबूत करना, कोरोना की मदद करना? आंदोलन से अगर कोरोना की मदद हो रही है, क्या जरूरी है? 26 मई को किसान आंदोलन के नाम पर पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। ये प्रदर्शन कैसा होगा, इसका ट्रेलर आज दिख गया है, हिसार में दिखाई दिया, जहां ये देखिए आप बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, जहां वायरस फैलाने वाला आंदोलन, सोशल डिस्टेंसिंग से कितना डिस्टेंस मेंटेन किया गया, सामाजिक दूरी से कितनी दूरी बनाकर रखी गई, संक्रमण बढ़ाने वाला ये और कोरोना की मदद करने वाली ये तस्वीरें, ये तो आज जो है ट्रेलर दिखा है, 26 तारीख को दिख जाएगी पिक्चर। सवाल ये ना कि इस चुनाव से संक्रमण फैलता है, कुंभ से संक्रमण फैलता है, तो क्या किसानों के आंदोलन से संक्रमण नहीं फैलता? वो कोरोना प्रूफ है। 2 गज की दूरी और मास्क का नियम ढूंढना पड़ेगा आपको। इन लोगों को देखकर आप क्या कह सकते हैं कि इन्हें देश में कोरोना संकट की जरा भी चिंता है? ये कोरोना की मदद करने वाली तस्वीरें हैं, ये संक्रमण को न्योता देने वाली तस्वीरें हैं कि आओ कोरोना फैलाओ। सोचिए, किसान आंदोलन के नाम पर जुटी ये भीड़ क्या देश का भला चाहती है? न सोशल डिस्टेंसिंग, न चेहरे पर मास्क। जो खुद को किसान नेता कहते हैं, वो खुद नाक के नीचे मास्क लटकाए घूम रहे हैं। सोचिए, हरियाणा में लॉकडाउन तोड़कर ये उपद्रव, ये मनमानी तब है जब देश में पिछले 24 घंटे में 2,22,315 कोरोना संक्रमण के नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 4,454 लोगों की मौत हो चुकी है और रोजाना कोरोना संक्रमण की दर 2 लाख से भी ज्यादा है। तब हरियाणा में खुद को किसान कहने वालों की महापंचायत हुई और सरकार के विरोध में सभी नियम कायदे स्वाह कर दिए गए। हजारों की संख्या में जुटी इस भीड़ ने बता दिया कि इनके लिए लोगों की जान बचाने से ज्यादा जरूरी किसान आंदोलन है। महामारी से पहले मोदी से लड़ाई जरूरी है। देख लेंगे तेरी जड़ कितनी बड़ी है, तेरे लट्ठों के अंदर दम कितना है, आज चला के दिखाओ। बहुत दिन तुमने लठ चलाए थे, आज लठ चला के दिखाओ, आज देख लेंगे। सरकार को कहीं ये बेफिक्री ना हो जाए कि अब किसानों में जागृति नहीं है, वो दिखाने के लिए एक प्रदर्शन है कि हम अभी जाग रहे हैं, अभी सोए नहीं। 26 मई को काले झंडे लगाएंगे और मोदी के पुतले फूकेंगे। किसान आंदोलन के नाम पर ये लोग लोगों की जिंदगी दांव पर लगाने को उतारू हैं। आंदोलन के नाम पर संक्रमण फैलाने की आजादी अब दिल्ली तक पहुंचने वाली है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई को जब नरेंद्र मोदी सरकार की शपथ के 7 साल पूरे होने वाले हैं, तब संक्रमण के खतरे का ये सैलाब दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहा है। आंदोलनकारी दावा कर रहे हैं कि 26 मई से पहले बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। पंजाब, हरियाणा से किसान भारी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे। भीड़ बढ़ेगी और आशंका है कि अस्पतालों में फिर कोरोना संक्रमितों की भीड़ बढ़ जाएगी। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 26 मई को देश भर में प्रदर्शन करके काला दिवस मनाएंगे। केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग करेंगे। कृषि बिल के खिलाफ जिला तहसील स्तर पर भी प्रदर्शन होंगे।
26 मई को होने वाले किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, टीएमसी और लेफ्ट समेत 12 पार्टियों का समर्थन है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी संयुक्त किसान मोर्चा की इस अपील का पुरजोर समर्थन करते हैं और आम आदमी पार्टी इस एक दिन के नेशन वाइड प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगी। अब सोचिए और ध्यान दीजिए कि किसान आंदोलन के नाम पर जो उपद्रव और मनमानी हिसार में दिखाई थी वो 26 मई को देश में नहीं दिखेगी, इसकी क्या गारंटी है? इन लोगों का एजेंडा तो साफ है कि इन्हें महामारी नहीं मोदी से लड़ाई की फिक्र है, लेकिन उन पार्टियों का एजेंडा क्या है जो महामारी के खतरे में भी 26 मई को किसान आंदोलन के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं? उन्हें आपकी सांसों की चिंता है या किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति की? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन ना संकट की जरा भी चिंता उन लोगों को भी अपनी फिक्र सबको करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संक्रमण की चिंता नहीं, आंदोलन की ज्यादा चिंता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। अप्रैल के महीने में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज में ऑक्सीजन की कमी और बेड की किल्लत और दवाइयों की कमी थी, लेकिन एक महीने के अंदर राज्य में ना तो बेड की कमी है, ना ही ऑक्सीजन का संकट है। सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद राज्य में संक्रमण में तेजी से कमी आई है। देखिए, यूपी में एक महीने पहले पॉजिटिविटी रेट 17% था, जो 10 मई को घटकर 12% पर आ गया। 17, 12 और अब जानते हैं पॉजिटिविटी रेट 2% है यूपी में। यूपी मॉडल किया जिसलिए चर्चा हो रही है, पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 2% है। राज्य में कोरोना की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते कई दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज भी योगी आदित्यनाथ गोंडा, आजमगढ़, वाराणसी के दौरे पर रहे। ग्राउंड जीरो पर जाकर कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के साथ साथ तीसरी लहर रोकने की तैयारियों को भी परख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि यूपी में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो कमजोर हुई है। हाईटेक एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी किसी मरीज को लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक गांव में लोगों की कोरोना जांच के लिए पहुंचे हैं। गांव से कोरोना की लहर को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गांव में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को बढ़ाने में जुटी है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद हैं और यहाँ पर गांवों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एक एम्बुलेंस चलाई जा रही है, जो कि गांव-गांव जा रही है और लोगों के कोविड टेस्ट कर रही है एंटीजन टेस्ट के माध्यम से। और ये इस तरह की कुछ एम्बुलेंस हैं जो कि अलग अलग गांवों में जा रही है, जो इन्हें कोविड कमांड सेंटर से पता चलता है कि किस गांव में जाना है, उस गांव में ये एम्बुलेंस पहुंचती है। काफ़ी हाईटेक एम्बुलेंस ये है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौजूद रहती है और कुछ इस तरह से ये पूरा डेटा यहाँ से इकट्ठा करते हैं, गाँव-गाँव जाकर लोगों की टेस्टिंग करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम एंटीजन किट के साथ वाराणसी के सदलपुर गांव पहुंची है, ताकि गांव में घर घर जाकर लोगों का टेस्ट किया जा सके। गांव में जो एम्बुलेंस की डॉक्टर्स की टीम है कुछ इस तरह से कोविड टेस्ट कर रही है। आप देखिए, हम सदलपुर गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो कोविड टेस्ट करा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम पहले उनकी एंट्री करती है और यहाँ पर एंटीजन रिपोर्ट लेती है और जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं वो टेस्ट कराते हैं। ग्रामीण महिलाएं हैं जो यहाँ पर फिलहाल एंटीजन टेस्ट करा रही हैं इस गांव में। कुछ इस तरह से टेस्ट करते हैं और लगभग 15 मिनट में इनकी रिपोर्ट आ जाती है कि कोरोना जांच में इनकी रिपोर्ट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना को गांव से दूर करने के लिए टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई है। राज्य में रोजाना औसतन 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। अब तक यूपी में 4 करोड़ 67 लाख लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के कारण ही उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना की रफ्तार घटी है और कोरोना पर काबू पाने में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति रंग लाई है। योगी आदित्यनाथ पिछले 24 दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के 3 जिलों का दौरा किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री गोंडा गए।
उसके बाद पूर्वांचल जिले के आजमगढ़ पहुंचे और फिर वाराणसी के अस्पतालों का दौरा किया। बीते 24 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार वाराणसी का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ पूर्वांचल के सबसे बड़े जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं पिछले 1 महीने से काफी अच्छी हुई हैं। नए बेड्स बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई का संकट भी कम हुआ है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में योगी आदित्यनाथ टीम लीडर बनकर उभरे हैं। पिछले महीने 14 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव आए थे। कोरोना पॉजिटिव होने पर भी वो कोरोना को लेकर ऑनलाइन बैठक कर रहे थे। 30 अप्रैल को कोरोना नेगेटिव आने के साथ ही वो एक्शन में जुट गए। 30 अप्रैल को ही उन्होंने सबसे पहले लखनऊ में बने DRDO के कोविड अस्पताल का दौरा किया था। वो दिन है और आज का दिन योगी आदित्यनाथ प्रदेश के दर्जनों छोटे बड़े जिलों में जाकर कोरोना को रोकने की रणनीति को मजबूती दे रहे हैं। बीते 24 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के करीब 55 जिलों का दौरा कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई जानने के लिए गांव में बने कंटेनमेंट जोन में भी पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों सहारनपुर के सौराना गांव में ऐसे ही एक कंटेनमेंट जोन में पहुंच गए योगी आदित्यनाथ। अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई कभी होती रहती है ना। ठीक है, और कोई समस्या? भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए। ठीक है, किसी को भी ना होने पाए, इन्फेक्शन को रोकिए। योगी ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए 2 तरह की रणनीति बनाई है। पहली प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर और दूसरी ग्राउंड जीरो पर जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं की परख कर। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से घटी है। 24 अप्रैल को यूपी में कोरोना के नए केस की संख्या 36,605 थी, जो 1 महीने में गिरकर 3,981 रह गई। वहीं पॉजिटिव रेट भी 1 महीने में 17% से गिरकर 2% पर आ गया है। प्रदेश के अंदर लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है। पॉजिटिविटी की स्थिति है कि प्रदेश के अंदर जो एक बार लगभग 17% तक पहुंच चुका था, आज वह घट करके 2 के आसपास आ चुका है। और एक दिन में आने वाले पॉजिटिव केस जो 38,000 से अधिक आए थे, अब वो 3,900 तक सीमित हो चुके हैं। लगातार इसमें गिरावट है। पिछले महीने राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी थी। लखनऊ से नोएडा तक, वाराणसी से कानपुर तक लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हुए दिखे थे, लेकिन 1 महीने में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो गई। अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। वाराणसी में वर्षों से बंद पड़े एक ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा शुरू करने की तैयारी है। वाराणसी के रोहनिया इलाके में इस प्लांट में मौजूद मशीनों को सुधार कर ऑक्सीजन सप्लाई फिर से बहाल करने की कोशिशें हो रही हैं। वाराणसी का यह ऑक्सीजन प्लांट काफी सालों से बंद था। यहाँ की मशीनों में जंग लग गई थी क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन ये मशीनें भले पुरानी हों पर अभी भी इस स्थिति में हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सके। इसीलिए एक बार फिर से यहाँ पर काम शुरू किया जा चुका है ताकि जल्द से जल्द इस प्लांट को शुरू किया जाए। तमाम लोग यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए 100 बेड आरक्षित करने और 25 ICU बेड बनाने का आदेश दिया है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है और अस्पतालों में ब्लैक फंगस वाले मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। एक और दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीनेशन बंद है, तो यूपी के 23 जिलों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम नॉन स्टॉप चल रहा है। राज्य में अब तक 1,62,00,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अगले 6 महीने तक प्रदेश के लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। इसके लिए राज्य सरकार पिछले महीने ही 4 करोड़ वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर चुकी है। वाराणसी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमें इस दूसरी लहर से देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। बेशक नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन सबक भी मिला है।
वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की जो आशंका जताई है, उससे पहले देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अगर घर के बच्चों का सामना कोरोना से हुआ तो माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों को क्या करना है? अगर बच्चों का सामना कोरोना से हुआ, जैसा कि आशंका है, तीसरी लहर आएगी, बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी, कैसे उनकी निगरानी करेंगे? कैसे उनके लक्षण पहचानेंगे? और क्या घरेलू ऑक्सीमीटर से बच्चों का ऑक्सीजन लेवल आप समझ पाएंगे? बहुत से सवाल हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि सवाल बच्चों का है। रिपोर्ट देखना जरूरी है। साल 2020 में देश में बच्चों में कोविड का संक्रमण दर 2.97% था। इस बार 2 महीने के अंदर यह संक्रमण दर 4.03% हो चुका है। साल 2020 में देश में कोविड से बच्चों की मृत्यु दर 0.27% था। इस दूसरी लहर में वो बढ़कर 0.34% हो गया है। बचपन की ओर कोरोना के बढ़ते कदम चेतावनी है। कहीं तीसरी लहर में कोरोना देश के बच्चों के लिए मुसीबत न बन जाए, और इसीलिए सरकार तैयार है, राज्य तैयार है, अस्पताल तैयार हो रही है, डॉक्टर्स नर्सेस तैयारी में जुटे हैं। लेकिन क्या देश का हर परिवार कोरोना से मुकाबले के लिए तैयार है? ICMR के मुताबिक ज्यादातर बच्चों को घर में ही निगरानी करनी चाहिए और इलाज भी करना सुरक्षित है। लेकिन बच्चों में अगर कोरोना होता है, क्या उनकी निगरानी आसान है? कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। ये बात आप अक्सर आजकल सुन रहे होंगे, लेकिन आपको इस खबर से डरना नहीं है, अवेयर होना है, जागरूक होना है। कोरोना वायरस होता है किसी के भी घर में तो सबसे पहले ऑक्सीमीटर आ जाता है और उससे ऑक्सीजन नापने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आमतौर पर लोग बड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीमीटर में बच्चों का लेवल नापने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने पर क्या गलती होती है, इसकी मिसाल आप देखिए। बच्चों के केस में आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे कोरोना वायरस के केस में अगर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो ये ऑक्सीमीटर आपको धोखा दे सकता है। इसका आज हम एक लाइव डेमो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ तिशान है, हमारे साथ आद्या है और हमारे साथ डॉक्टर अनामिका दुबे हैं जो पीडियाट्रिक्स की स्पेशलिस्ट हैं। मैम, सबसे पहले अगर हम लोगों को दिखा सकें कि बच्चों में ऑक्सीजन को आप कैसे नापते हैं और कैसे वो लोगों को धोखा दे सकती है। देखो, ये जो ऑक्सीमीटर है ना, ये बड़ों की उंगली के लिए, राइट। अगर हम बच्चों के उंगली में डालेंगे, देखो मैंने डाला, ये आराम से बाहर आ गया, ठीक है। जब तक ये जो इसके अंदर एक लाइट है ना, वो जब तक इसकी नेल बेड को नहीं टच करेगी तब तक इसकी सर्कुलेशन जो है उसको नहीं सेंस कर पाएगी। अगर ये टच कर भी जाए तो क्या ये गारंटी है कि ये सही रिजल्ट्स देगा? इसको भी चेक कर लें एक बार। अब ये देखिए कितना आ रहा है सैचुरेशन। पहली बार तो आया नहीं है, और दूसरा इसमें ना एक वेव फॉर्म होती है। अगर वेव फॉर्म ठीक से नहीं है तो इसकी रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। अब हम आपको ईशान से बात करके भी बता देते हैं ईशान को कैसा लग रहा है। ईशान, आपको फील कैसा हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से ब्रीथ कर पा रहे हो, आराम से सांस ले पा रहे हो। हालांकि बाजार में बच्चों को ऑक्सीमीटर कहकर भी कुछ प्रोडक्ट्स बेचे जा रही हैं, लेकिन क्या ये ऑक्सीमीटर बच्चों के SpO2 लेवल की निगरानी में कारगर है, ये भी देखिए। अब हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं। ये ऑक्सीमीटर आमतौर पर आपने अपने घरों में देखे होंगे। आजकल बाजार में किड्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर के नाम से इस तरह के ऑक्सीमीटर भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है दोनों की टेक्नोलॉजी में कोई विशेष फर्क नहीं है। नहीं, सिर्फ डिजाइनिंग में फर्क है। डिजाइनिंग में फर्क, और इससे भी मेरे को नहीं लगता कि इनका ठीक से एसेस हो पाएगा। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। इसमें अब देखिए, इन्होंने ना नेल पेंट लगाया जी। अगर नेल पेंट लगाया है तो भी ये ठीक से नहीं बताएगा, ठीक है ना। ये नेल पेंट लगा हुआ है ना, तो नेल पेंट लगा होगा तो भी ये ठीक से नहीं बताएगा। ये बता रहा है 93, 92, 91। देखिए, 2 ऑक्सीमीटर्स की रीडिंग आपने देख ली, लेकिन क्या ये बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की सही मात्रा की रीडिंग दे रही है या नहीं? इसकी पड़ताल अस्पताल के ICU बेड के पास लगे मॉनिटर में करने पर क्या मिलता है? आपको ये भी दिखा दें कि जब हॉस्पिटल सेटिंग में चेक किया जाता है तो किस तरह से चेक किया जाता है। सब में नेल पेंट है। इसमें इसमें देखिए, उसमें 91, 92 आ रहा था, इसमें 100% आ रहा है।
ये एक बार फिर हमने आपको दिखाया अब आद्या के जरिए कि किस तरह से एकदम सही ऑक्सीजन आ रही है। आद्या, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है? सब एकदम ठीक है? तो आप ये ऑक्सीमीटर यूज मत करना कभी भी। और जो लोग सुन रहे हैं बच्चों के केस में खास तौर पर हम उनको सलाह देंगे, बच्चों के लक्षणों को पहचानिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि सिर्फ SpO2 का स्तर ही नहीं, बच्चों की दिल की धड़कन यानी हार्ट रेट भी तेज होता है। लिहाजा बच्चों को वाइटल्स के अलावा लक्षणों पर ज्यादा निगरानी करनी चाहिए और हालात बिगड़ते ही अस्पताल पहुंचना चाहिए। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो बताते हैं कि बच्चा ठीक नहीं है ना। जैसे बच्चे को अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो सकता है, तो बच्चे की सांस तेज चल रही होगी, है ना। बच्चे को बुखार हो सकता है, बच्चा खांसी करेगा, सुस्त होएगा, नहीं खाएगा। बच्चा जो है ना इरिटेबल भी हो सकता है। छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, कुछ बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। ये जब सारे सिम्टम्स बच्चे शो करते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू असेस एट होम। बच्चों को लेकर माता पिता को अतिरिक्त सावधानी इसलिए भी बरतनी होती है क्योंकि संक्रमण होने के बाद बच्चे कई बार एसिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं और बहुत छोटे बच्चे तो हो रही परेशानी के बारे में बता भी नहीं सकते। हालांकि सरकार का कहना है कि बच्चों में कोरोना के संक्रमण और असर को लेकर कुछ खास डेटा नहीं है जिसके आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके। अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट। लेकिन सावधानी जरूरी है और बच्चों की निगरानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जागरूक बनिए और सुरक्षित रहिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। कोरोना संक्रमण के वक्त में आपने देश के अस्पतालों में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखी होगी, कई खबरें देखी होंगी हॉस्पिटल्स में संवेदनहीनता की। लेकिन देशहित में हम आपको एक संवेदनशील अस्पताल की खबर दिखाने वाले हैं। ऐसा अस्पताल जिसने कोरोना संक्रमित मरीजों के बच्चों को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो अपने मां बाप से जरा भी दूर हैं। इसके लिए अस्पताल ने आइसोलेशन सेंटर में बच्चों के रुकने का इंतजाम किया, बच्चों के लिए खिलौनों और किताबों की व्यवस्था की, सुरक्षा सावधानी के साथ संवेदना भी दिखाई, जिसकी आज बहुत जरूरत है। मम्मी पापा, हम लोग ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम शारदा बहुत सेफ है। ठीक है, आप भी केयर करना। संक्रमण काल में एक अस्पताल की संवेदना, सावधानी और सुरक्षा की तस्वीर है, जहां कोरोना संक्रमित मां बाप का इलाज चल रहा है और बच्चे उसी अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड में रह रहे हैं ताकि बच्चे मां बाप के करीब रहें और मां बाप बच्चों की याद में परेशान ना हो। अभी कुछ दिनों पहले मेरी वाइफ का पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से उनको शारदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसकी वजह से मैं भी शारदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ। डॉक्टर की देखरेख में पूरा अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है, हमें कोई शिकायत नहीं है। मेरे दो छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी हॉस्टल में एक गेस्ट दिया गया है, रूम दिया गया है, जिसकी वजह से वो वहाँ रहते हैं और वो हमसे दिन में एक बार तो मिलते ही है। ये ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल है, जहां कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित सूरज और उनकी पत्नी नीलम एडमिट हुए। घर में बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था, इसलिए एम्बुलेंस में बच्चे भी आ गए। सूरज और नीलम का इलाज तो शुरू हो गया और अब अस्पताल के सामने चुनौती थी सूरज और नीलम के दो छोटे बच्चों की देखभाल की। सावधानी और सुरक्षा, यानी संवेदना से सावधानी तक और सावधानी से सुरक्षा तक, इन तीन स को इस देश को याद रखना है। ये शारदा अस्पताल जो ग्रेटर नोएडा का है, कोविड पेशेंट्स का एंट्री पॉइंट है और यहीं से वो दोनों बच्चे गए। उन दोनों बच्चों को वहाँ ले जाया गया जहाँ उनके माँ बाप दोनों पॉजिटिव थे और उन दोनों को आइसोलेट करके एक अलग कमरे में रखा गया, सुरक्षित रखा गया और इस बात का ध्यान रखा गया कि उन्हें कुछ ना हो। इसी तरीके से अपनी संवेदनाओं को सुरक्षा के साथ, सावधानी के साथ आगे बढ़ाइए
इस देश में एक हाथ से दूसरे हाथ को जोड़िए और आगे बढ़िए। अस्पताल चाहता तो दोनों बच्चों की देखरेख से मना कर देता, क्योंकि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अस्पताल ने बच्चों के लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में बच्चों के रहने की व्यवस्था की, बच्चों के लिए उनकी पसंद के खिलौनों का इंतजाम किया और इस बात का ध्यान रखा कि बच्चों को हमेशा ये एहसास हो कि उनके माता पिता उनके पास ही है। जितने पेशेंट आए जिनके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था, तो हमने इनको पेरेंट को भी रखा और बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करी ताकि वो अपने साथ साथ रहें। हमने तो ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे, छोटे छोटे बच्चे थे 6-6 महीने 8-8 महीने के। माँ को अगर इन्फेक्शन हो गया तो बच्चा रह नहीं सकता, घर पे कोई है नहीं, तो घर पे कोई है नहीं, हो भी तो भी फिर भी माँ के मेरा बच्चा नहीं रह सकता। तो उस स्थिति में पिछली बार भी हमने ये किया था कि उनकी माँ बच्चों को साथ रखा, उनको स्तनपान कैसे कराना है, उनको कैसे ध्यान रखना है उनका, वो सारे प्रोटोकॉल के तहत उनको बचाया और डिलीवरी भी कराई। देखिए अस्पताल में अगर संवेदना नहीं है तो फिर आप अस्पताल चला नहीं सकते। जब हम लोग ने देखा है कि माता पिता दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अचानक हम लोग के मन में ये स्ट्राइक है कि इन बच्चों का देखभाल कौन करेगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि माता पिता को हम लोग भर्ती कर रहे हैं, बच्चे बाहर में रो रहे हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। इस तरह की हमें देखने को मिली घटनाएं, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो ठीक है, पेशेंट को अगर इन बच्चों को एक ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ खेलने का कीड़ा हो। हमारे यहाँ पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, खिलौनों की कमी नहीं है हमारे पास, क्योंकि बच्चों को रखने के लिए वो मैंडेटरी है फॉर ए मेडिकल कॉलेज। दिन भर ये खेलते थे, टीवी पर रहते थे, माता पिता से 1-2 बार मिल लिए तो इन्हें लगता था हाँ इस बगल वाले कमरे में माता पिता रहे। तो दोनों की रिकवरी में माता पिता दोनों की रिकवरी काफ़ी अच्छी रही। अस्पताल की संवेदनशीलता की वजह से सूरज नीलम बच्चों से दूरी के मानसिक तनाव से दूर है। मम्मी पापा हम लोग ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम शारदा है बहुत सेफ है। उन्हें एडमिट हुए 6 दिन बीत चुके हैं और तनाव मुक्त होने की वजह से तेजी से स्वस्थ भी हो रही है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। देखिए देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ थोड़ा कम हुई है, सिर्फ कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। ऐसे में लगता है कि कुछ लोगों को लापरवाही करने का मौका मिल गया है, जैसे कोरोना खत्म हो गया। कुछ राज्यों में लोग अब भी कोरोना के खतरे को समझ नहीं पा रहे और उल्टा कोरोना की मदद कर रहे हैं। शादी की खुशियां, मौत का मातम, हर जगह लोग कोरोना गाइडलाइंस को पैरों तले कुचल रहे हैं। ऐसे लोगों को बता दें कि लापरवाही के आगे कोरोना है। तमिलनाडु के मदुरई में एक जोड़े ने शादी का अनोखा तरीका निकाला। इस कपल ने हवाई जहाज में शादी रचाई ताकि इसे यादगार बना सके। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस जोड़े ने शादी को यादगार बनाने के लिए 131 लोगों की जान से खिलवाड़ किया। दरअसल इस जोड़े ने अपनी शादी के लिए एक स्पेशल प्लेन बुक किया और शादी में 131 मेहमानों को बुलाया। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, किसी ने प्लेन के अंदर मास्क तक नहीं लगाया था। जरा सोचिए, अगर 131 लोगों की भीड़ में एक भी संक्रमित हुआ तो इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। कोरोना की वजह से तमिलनाडु में 24 मई से 31 मई तक टोटल लॉकडाउन है। ऐसे में राज्य में किसी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद हवाई जहाज में इतने लोगों को इकट्ठा किया गया और गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। अब सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार इन लोगों पर कोई एक्शन लेगी। कोरोना काल में इतनी ज्यादा भीड़ और भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं। भीड़ में शामिल ये लोग किसी की अंतिम यात्रा के लिए जा रहे हैं। ये अंतिम यात्रा किसी नेता या धार्मिक गुरु की नहीं, बल्कि एक घोड़े की अंतिम यात्रा है। जी हाँ, एक घोड़े की। कोरोना महामारी के डर से लोग जहां किसी इंसान की अंतिम यात्रा में जाने से डर रहे हैं, वहीं एक घोड़े की अंतिम यात्रा में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर जुटना हैरान करता है। कर्नाटक के बेलगावी में एक मठ के घोड़े को स्थानीय लोग पवित्र मानते थे। रविवार को उस घोड़े की मौत हो गई, जिससे गांव के लोग सदमे में आ गए। उस घोड़े के शव को माला फूल से सजाकर उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ने की खबर जब प्रशासन को हुई तो कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और 400 घरों वाले गांव को सील कर दिया गया। अब हर घर की कोरोना जांच होगी। गम का मौका हो या खुशी का, लोगों को यही समझना होगा कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। ऐसी लापरवाही के कारण ही कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा और बढ़ जाता है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.